हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, राधे राधे, शाम शाम। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे चैनल नॉलेज कॉर्नर में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम जो अपना विश्व युद्धों का इतिहास नामक चैप्टर, हमारा जो बिहार SCRT 9th क्लास की हिस्ट्री थी, उसको हम देख रहे थे। इसमें हमने जो है प्रथम विश्व युद्ध जो है अपना कंप्लीट कर लिया था, जैसे कि आप सभी लोगों ने देखा ही होगा। अगर वो वीडियो आप लोगों ने नहीं देखी है तो उसको ज़रूर देखिएगा। मैं इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको उस वीडियो का लिंक दे दूँगा, और पूरे जो वर्ल्ड हिस्ट्री है उसका जो है मैं जो है प्लेलिस्ट आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड करवा दूंगा, तो आप वहां से ज़रूर पढ़िएगा। इसके अलावा आज मैं जो है ये बुक भी आपको PDF के फॉर्म में जो है आपके टेलीग्राम ग्रुप में शेयर कर दूंगा, तो आप वहां से जो है हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिएगा। उसका भी लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ पर आपको ये PDF मिल जाएगी। अब देखिए दोस्तों, मैं थ्योरी तो पढ़ा रहा हूँ, लेकिन सबसे पहले आपके दिमाग में ये बात आती है कि हम थ्योरी क्यों पढ़ें, इनसे सवाल कैसे बनते हैं, कहाँ इनसे सवाल बने थे। तो ये सभी आपके जो है जायज़ क्वेश्चन है। तो मैं पहले आपको दिखा दूंगा कि ये सवाल जो है इनसे, इन चैप्टर से कौन कौन से सवाल हमारे बने थे, और उसके बाद जो है मैं आगे की जो है आपको थ्योरी पढ़ाने वाला हूँ। देखिए MCQ भी हम करेंगे, और हम जो है MCQ पहले भी कर चुके हैं इन चैप्टरों से। हमने क्लास 9 की NCERT भी देख ली है चैप्टर वाइज, जिसमें हम फ्रांसीसी क्रांति और रूसी क्रांति देख चुके हैं। आगे के चैप्टर भी है जो हम डिस्कस कर लेंगे। अब देखिए, कुछ चैप्टर जो है वो NCERT और SCRT के सेम है, इसलिए मैं उनको छोड़ रहा हूँ। और जो अलग अलग चैप्टर हैं बिहार SCRT के और NCERT के, उनको मैं कवर कर रहा हूँ। तो इसमें आपका एक चैप्टर था, आपने देखा, भौगोलिक खोजों का महत्व और अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम। ये हमने कंप्लीट कर लिया है पिछले 2 वीडियो में। कल की वीडियो में हमने प्रथम विश्व युद्ध देख लिया था। आज की वीडियो में हम द्वितीय विश्व युद्ध देखेंगे, और जो है राष्ट्रसंघ का जो है प्रभुत्व कैसे कम हो गया। आप सभी लोगों को पता है, वर्साई की संधि के बाद जो है 1919 में जब प्रथम विश्व युद्ध समाप्त हो गया, 1918 तक चला था, 1914 से। और जो है इसके बाद जो है राष्ट्रसंघ का निर्माण किया गया था, जो अमेरिकी राष्ट्रपति थे वुडरो विल्सन, इनके जो है 14 सूत्रीय मांगों के अंतर्गत। अब इसके बाद कैसे क्या हुआ, कैसे राष्ट्रसंघ जो है निर्मित हुआ था युद्धों को रोकने के लिए, लेकिन ये अंततः कैसे विफल हो गया, इन सभी की जो है, और भी द्वितीय विश्व युद्ध की पृष्ठभूमि कैसे तैयार हो गई, तो ये सभी चीज़ें हम देखने वाले हैं। और सबसे पहले मैं आपको दिखा दूँ कि यहाँ से किस प्रकार के सवाल बने थे और कैसे सवाल आपसे बन सकते हैं। तो आप लोग कहीं मत जाइएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा, और वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये वीडियो आपके लिए होने वाली है। अगर आप BPSC TRE एग्ज़ाम देना चाहते हैं, चाहे स्टेट का एग्ज़ाम देना चाहते हैं, या किसी भी ऐसे एग्ज़ाम, टीचिंग एग्ज़ाम से रिलेटेड है जहाँ पर आपसे वर्ल्ड हिस्ट्री पूछी जाती है, तो ये आप वीडियो आप सभी के लिए इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो सबसे पहले चलिए मैं आपको दिखा देता हूँ कि सवाल यहाँ से किस प्रकार से बने थे। देखिए, ये इतिहास का एक सवाल है जो आपके SST के पेपर में पूछा गया था, जूनियर के एग्जाम में। ठीक है, BPSC TRE 6 to 8 के एग्जाम में। देखिए, राष्ट्रसंघ की स्थापना किस संधि के परिणाम स्वरूप हुई थी। अब किस संधि की, जब वर्साई की संधि जो हुई थी, उसी के तहत जो है राष्ट्रसंघ या लीग ऑफ नेशंस की जो है स्थापना की गई थी, आप सभी लोग जानते हैं। तो यहाँ पर एक सवाल तो आपको ये देखने को मिल जाएगा। इसके अलावा अगर हम देखें, देखिए फिर से यही क्वेश्चन जो है रिपीट हुआ है, और देखिए यहाँ पर भी शायद ये 2 बार मुझसे स्कैन हो गया है। तो अगला क्वेश्चन देखिए किस घटना से राष्ट्रसंघ के प्रभाव और अधिकार में गिरावट शुरू हुई। ठीक है, किस घटना से जो है राष्ट्रसंघ के प्रभाव और जो है अधिकार में गिरावट शुरू हुई। तो अभी हम जब हम द्वितीय विश्व युद्ध देखेंगे, उसमें ये जो है टॉपिक कवर करेंगे कि क्या क्या ऐसा हुआ कि जिससे जो है राष्ट्रसंघ के प्रभाव और अधिकार में गिरावट शुरू हो गई, और इसको लोग इग्नोर करने लगे, क्योंकि जो है ये इतना ज़्यादा पावरफुल नहीं था कि युद्ध को रोक पाए। आगे देखिए 1917 की क्रांति के दौरान, तो ये मैंने आपको जो है रूसी क्रांति में पढ़ाया हुआ है। अगर वो वीडियो आप लोगों ने नहीं देखी है तो उसको देख लीजिएगा, वहाँ से ये सवाल बना हुआ था। अब जबकि मैं PDF भी दूंगा, तो आप इसमें भी पढ़ लीजिएगा। इसमें भी आपको रूसी क्रांति देखने को मिलेगी बिहार SCRT में। अगला क्वेश्चन देखिए, स्टालिनग्राड की लड़ाई जो है किसके किसके मध्य हुई थी। तो ये जो है रूस और जर्मनी के मध्य हुई थी। किसके किसके बीच, रूस और जर्मनी के मध्य हुई थी। लेकिन अब ये देखने को कहाँ मिलेगा, तो अभी मैं जो आपको पढ़ाने वाला हूँ सेशन, द्वितीय विश्व युद्ध का एक जो है ये आपका चैप्टर है, और इसी में आपको द्वितीय विश्व युद्ध वाले चैप्टर में ही आपको ये चीज़ें देखने को मिलेंगी। और ये सभी जो लड़ाइयाँ हुई थी, इसने जो है द्वितीय विश्व युद्ध को जन्म दिया था। तो ये जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको भी आप अभी पढ़िएगा। मैं आपको दिखा रहा हूँ कि कैसे कैसे सवाल जो है बने थे, और आगे भी बन सकते हैं, इसीलिए मैं पहले आपको क्वेश्चन दिखा दूंगा, इसके बाद जो है मैं आपको थ्योरी पढ़ाऊंगा। अब देखिए, ये फ्रांसीसी क्रांति में मैंने आपको पढ़ा दिया था कि लिब्रे जो है ये फ्रांस की मुद्रा थी। देखिए कह रहा है कौन युग्म सही सुमेलित है। तो जब आप थ्योरी आपने पढ़ा होगा तभी तो बता पाएंगे। टाइल जो है ये धार्मिक कर था, इसके बाद टाइल जो है अप्रत्यक्ष कर था, तो ये सभी जो है इसमें सही थे, और उपयुक्त में से एक
से अधिक इसका सही जवाब था। इसके अलावा अगर मैं इस चैप्टर से बात करूं, देखिए प्रथम विश्व युद्ध के बाद हस्ताक्षरित जो है वर्साई की संधि ने जर्मनी को तबाह कर दिया। अब ये हमने कल ही देखा था कि जर्मनी को जो है असैन्यकरण कर दिया गया, मतलब 1 लाख से ज़्यादा सैनिक नहीं रख सकता था जर्मनी। इसके रूर प्रदेश को जो है फ्रांस को दे दिया गया और इसके जितने भी उपनिवेश थे उनको जो है सभी में बांट दिया गया। कुछ जापान को दे दिए गए, कुछ चाइना को दे दिए गए, कुछ फ्रांस ने ले लिए, कुछ जो है ब्रिटेन ने ले लिए। तो ऐसे ऐसे जो है इसके उपनिवेश जो है ये बांट दिए गए थे। इसके अलावा क्षतिपूर्ति की राशि जो है आपने देखा कि कितनी राशि थी, बहुत ज़्यादा एकदम अत्यधिक थी। इसको चुकाते चुकाते जो है इसकी अर्थव्यवस्था ही खस्ती हो गई थी। तो ये सारी चीज़ें ये आपको इस चैप्टर से देखने को मिली थी, मेनली जो है विश्व युद्धों के इतिहास से। इसके बाद देखिए प्रथम विश्व युद्ध कब लड़ा गया, तो अभी आपने देखा जब मैंने आपको शुरुआत की वीडियो की तभी वहाँ लिखा हुआ है प्रथम विश्व युद्ध 1914 से 18। तो इसके लिए आपको चैप्टर पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, तो आप सभी लोग जानते ही हैं, पढ़ते हैं तो। लेकिन मैं आपको एग्जैक्टली बता रहा हूँ कि यहाँ से जो इस चैप्टर से सवाल बने थे वो कहाँ कहाँ से बने हुए थे और कैसे कैसे बने हुए थे। तो अब आपने देख लिया कि सवाल जो है यहीं से बनते हैं और आपको क्यों पढ़ना ज़रूरी है। तो अब हम जो है समय को बर्बाद नहीं करेंगे, हमारा जो द्वितीय विश्व युद्ध बचा हुआ था उसको हम पढ़ने के लिए अपने जो है कंटेंट की तरफ चलते हैं। देखिए अभी मैंने आपको एक क्वेश्चन दिखाया था कि वर्साई की संधि के तहत जो है जर्मनी के साथ क्या क्या किया गया था। तो देखिए यहाँ पर आपको दिख रहा है 28 जून 1919 को वर्साई की संधि हुई थी और इसमें जो है जर्मनी का रूर क्षेत्र जो है ये देखिए यहाँ पर क्या लिखा गया है, ये अल्सस लॉरेन जो जर्मनी ने कब्जाया हुआ था इसको फ्रांस को वापस दे दिया गया और सार या रूर क्षेत्र के कोयला खदानों को 15 वर्ष के लिए जो है फ्रांस को दे दिया गया। इसका प्रशासन राष्ट्रसंघ के अधीन कर दिया गया। इसके तहत देखिए इनकी जो है सेना को सीमित कर दिया गया। ये देखिए यहाँ पे लिखा है कि सेना जो है 1 लाख तक सीमित कर दी गई और ना ये पनडुब्बियाँ रख सकते थे, ना वायु सेना रख सकते थे, ये सारे अधिकार छीन लिए गए। इसके अलावा देखिए इनका जो है हर्जाना भी जर्मनी को ही भरना था सबसे ज़्यादा। ये 6 अरब और 10 करोड़ पाउंड की जो राशि है ये भी निश्चित की गई कि ये जर्मनी हर्जाना देगा और इसके जितने भी उपनिवेश थे वो ब्रिटेन फ्रांस ने आपस में बांट लिए। देखिए जर्मनी के सारे उपनिवेश विजित राष्ट्रों में बांट दिए गए। कुछ तो दक्षिण अफ्रीका और पूर्वी अफ्रीका को जर्मन उपनिवेश ब्रिटेन और बेल्जियम, दक्षिण अफ्रीका और पुर्तगाल को दे दिए गए। तो ऐसे बहुत सारे देशों ने जो है बांट लिए थे। तो ये यहाँ से ही सवाल बना था। हमें जो पढ़ना है वो मुख्यतः आज जो है हम द्वितीय विश्व युद्ध पढ़ेंगे और हम वहीं से जो है अपना शुरुआत करेंगे। तो देखिए द्वितीय विश्व युद्ध की पृष्ठभूमि जो है ये कैसे तैयार हुई। अब देखिए प्रथम विश्व युद्ध के ये हमने पढ़ लिया था कल और हम यहाँ से पढ़ेंगे, ठीक है। द्वितीय विश्व युद्ध हुआ कब था, तो ये जो है 1939 से लेकर 1945 तक हुआ था। सबसे पहले तो ये बात आपको याद रखनी है। अब देखिए इसमें क्या कहा जा रहा है कि पेरिस के शांति समझौते से असंतुष्ट राज्यों ने 1936 के अंत तक इस व्यवस्था के अंतर्गत अपने कर्तव्यों से स्वयं को मुक्त कर लिया। अब वे अपनी क्षतिपूर्ति का दावा कर रहे थे जिसका अर्थ क्षतिपूर्ति न होने पर केवल युद्ध ही हो सकता था। इस खतरे के कारण ब्रिटिश सरकार जो अपनी ओर से निशस्त्रीकरण करके एक उदाहरण प्रस्तुत करना चाहती थी, ऐसा करने का इरादा छोड़ दिया और प्रतिरक्षा के नाम पर शस्त्रीकरण में जुट गई। लगातार देखिए दोनों तरफ से जो है हथियार जुटाए जा रहे हैं, हथियार बनाए जा रहे हैं। राष्ट्रसंघ के इन तमाम घटनाओं का मौन और मूक साक्षी बना रहा। अब देखिए राष्ट्रसंघ क्या था, देखिए राष्ट्रसंघ बनाया गया था इन सब घटनाओं को रोकने के लिए, लेकिन राष्ट्रसंघ क्या हुआ कि इन सभी घटनाओं को देखते ही देखते ये मौन भी रहा और मूक बन के जो है देखता रहा खाली। और अंततः वह घड़ी आ गई जो द्वितीय विश्व युद्ध के कारणों की चर्चा के क्रम में प्रथम विश्व युद्ध की समाप्ति और पेरिस की संधि से लेकर 1939 तक की घटनाक्रम का उल्लेख प्रासंगिक होगा। अब देखिए जिसकी अपरिहार्य परिणति के रूप में जो है द्वितीय विश्व युद्ध हुआ, अब वह घड़ी आ चुकी थी। अब कैसे तैयार हुआ, देखिए वर्साई की संधि जो है इसकी कमियां क्या क्या थी ये आपको यहाँ पर बताया जाएगा। देखिए द्वितीय विश्व युद्ध का जो है बीजारोपण वर्साई की संधि में ही हो गया था। क्यों हो गया था, क्योंकि इतनी ज़्यादा कठोर शर्तें जर्मनी के ऊपर लाद दी गई और जो देश हारे उनके ऊपर जो है कठोर से कठोर शर्तें लागू की गई। तो ये उसी दिन डिसाइड हो गया था कि कभी ना कभी जब ये देश सशक्त होंगे तो ये जो है युद्ध की तरफ जो है फिर से बढ़ेंगे। अब देखिए पेरिस शांति सम्मेलन में ही सिद्धांत की बातों को विचित्र राष्ट्र गुप्त संधियों के माध्यम से जुटलाते भी रहे। सोवियत रूस ने गुप्त संधि की शर्तों का भंडा फोड़कर जहाँ एक और विचित्र राष्ट्रों की हकीकत को उजागर किया, वहीं पराजित राष्ट्र सत्य से परिचित होकर जो है बौखलाहट से भर गए। अब वचन विमुक्ता क्या था, जो कहा था वो नहीं किया। राष्ट्रसंघ के विधान पर हस्ताक्षर कर सभी राज्यों ने वादा किया कि वे सामूहिक रूप से सबकी प्रादेशिक अखंडता और राजनीतिक स्वतंत्रता की रक्षा करेंगे और अवसर आने पर अब समर्थ राष्ट्र पीछे हटते गए क्योंकि किसी ने किसी का सहयोग नहीं किया। रूस को सदस्य नहीं बनाया गया था, जबकि अमेरिका जो है इसने सदस्य बनने से ही इनकार कर दिया। देखिए 14 सूत्रीय मांगे किसकी थी, वुडरो विल्सन की थी। सबसे पहले इन्होंने ही रखा था, इनका ही विचार था कि जो है लीग ऑफ नेशंस बनाया जाए और सबसे जो शक्तिशाली देश था अमेरिका वही नहीं जुड़ा इसमें, तो लोग जो है बाकी कैसे जुड़ते हैं।
चीन जापान की साम्राज्यवादी नीतियों का जो है शिकार होता रहा। चीन जो है जापान क्योंकि लगातार विस्तारवादी नीति चला रहा था, तो इसने जो है लगातार चीन के जो है भागों को कब्जा करना जारी रखा और इटली असेबिनिया को रौंदता रहा। अब देखिए, अभी आपने देखा कि कौन से जो है कौन सा जो कारण था, उसके अंतर्गत जो है मैं यहाँ का जो सेम इसका जो सेम क्वेश्चन है, यहाँ से भी एक सवाल आपका बना हुआ था। वो सवाल कैसा बना हुआ था, अभी मैं इसको स्क्रीन पर लगा दूंगा और आप सभी लोग देखिएगा कि इसने पूछा था कि कौन सा ऐसा जो है घटना थी जिसने जो है संयुक्त राष्ट्र के जो है प्रभाव और अधिकार क्षेत्र को जो है कम कर दिया था। अभी मैंने आपको दिखाया भी था, लेकिन मैं इसको एक बार स्क्रीन पर फिर से लगा दूंगा तो आप सभी लोग देख लीजिएगा। वो सवाल जो है यहीं से बना था। तो इटली पर जो है असीबिनिया का जो है हमला हो गया, इटली ने इस पर हमला कर दिया। फ्रांस ने जो है चेकोस्लोवाकिया के विनाश में सहायता की। इसके अलावा हिटलर चेक राज्यों को जो हड़पता रहा और ब्रिटेन तथा फ्रांस जो है ये देखते रहे, किसी ने जो है कुछ नहीं बोला। अब ये लोग क्या कर रहे थे, ये लोग सोच रहे थे क्योंकि जो है इटली के साथ जो है बहुत ही ज़्यादा जो है जर्मनी के साथ जो है काफ़ी ज़्यादा वर्साई की संधि में काफ़ी ज़्यादा जो है कठोर शर्तें लागू की गई थी, तो ये ब्रिटेन और फ्रांस कह रहे थे कि चलो थोड़ा बहुत जो हिटलर इधर उधर कब्जा कर रहा है उसको कर लेने दीजिए। अब ऐसे ऐसे क्या हुआ कि हिटलर का मन बढ़ गया और वो पूरी तरह से एकदम से आक्रमणकारी बन गया। अब आगे देखिए, जापान ने चीन पर आक्रमण कर मंचूरिया पर अधिकार कर लिया। असीबिनिया मुसोलिनी की आक्रामक नीति का शिकार हो गया और मुसोलिनी का जो है सफलता प्राप्त करते देख हिटलर ने भी ऑस्ट्रिया और चेकोस्लोवाकिया पर धावा बोल दिया और उसने पोलैंड पर भी चढ़ाई कर दी और इसके साथ ही द्वितीय विश्व युद्ध जो है ये प्रारंभ हो गया। अब देखिए, इसी सारी घटना की वजह से जो है द्वितीय विश्व युद्ध प्रारंभ हो गया था। अगर लीग ऑफ नेशंस ने अपनी पावर दिखाई होती और सभी राष्ट्र एक होकर जो है शुरू से ही विरोध करते तो शायद द्वितीय विश्व युद्ध जो है वो कभी नहीं होता। अब गृह युद्ध देखिए, गुटबंदी और सैनिक संधियों ने भी द्वितीय विश्व युद्ध के लिए जिम्मेवार थी। शांति बनाए रखने के नाम पर यूरोप में अनेक संधियां हुई, जिसके परिणाम स्वरूप यूरोप पुनः जो है दो गुटों में बंट गया। जैसे पहले विश्व युद्ध में जो है लोग जो है ट्रिपल अलायंस बना रहे थे, ट्रिपल इंटेंट बना रहे थे, वैसे ही यहाँ पर भी जो है चुप और गुप में जो है संधियाँ होती चली गई। देखिए, एक गुट का नेता जो जर्मनी बन गया और दूसरा गुट का नेता जो है फ्रांस बन गया और इस गुटबंदी के पीछे सैद्धांतिक समानता और हितों की एकता थी। इटली, जापान और जर्मनी एक सिद्धांत फासिज्म में विश्वास रखते थे, फासीवाद जिसको हम कहते थे, और उनकी नीति भी समान रूप से प्रसारवादी थी। ये राष्ट्र वर्साई की संधि के क्षुब्ध थे और हर हाल में थोपी गई शर्तों से मुक्ति चाहते थे। इसके विपरीत फ्रांस, चेकोस्लोवाकिया, पोलैंड इत्यादि देशों के हित एक थे, क्योंकि उन्हें वर्साई की संधि में बहुत लाभ हुआ था और ये हर हाल में उस संधि को जो है कायम रखना चाहते थे। इंग्लैंड शुरू में इस गुट में शामिल नहीं था, लेकिन परिस्थितिवश उसे भी इस गुट में सम्मिलित होना पड़ा। रूस तब तक अछूता था और दोनों गुट उसे संदेह की नज़रों से देखते थे, लेकिन परिस्थितिवश जर्मनी ने रूस की ओर हाथ बढ़ाया और इस तरह जो है गुटबंदी से संपूर्ण यूरोप का जो है माहौल विषाक्त हो गया। अब जर्मनी ने रूस की तरफ कैसे हाथ बढ़ाया, इन्होंने कहा कि पोलैंड पर हम हमला करेंगे और आप चुप रहना, आधा पोलैंड हम रख लेंगे और आधा पोलैंड जो है आप रख लीजिएगा। तो रूस ने जो है चुपचाप संधि कर ली और आखिरकार क्या हुआ, पोलैंड को जो है कब्जा करने के बाद जो है अब रूस ने क्या हुआ, जर्मनी ने रूस पर भी हमला कर दिया। तब जाके जो है रूस की नींद खुली और रूस भी इस युद्ध में कूदा था। अब देखिए, हथियारबंदी कैसे की गई। गुटबंदी और संशय के माहौल में प्रत्येक राष्ट्र जो है अपने को असुरक्षित महसूस कर रहे थे और लगातार अपनी जो है शस्त्रों को बढ़ावा कर दे रहे थे। लगातार सेनाएं बढ़ाते जा रहे थे सभी लोग और सशस्त्रीकरण को जो है बढ़ावा दे रहे थे। ब्रिटिश सरकार जो निशस्त्रीकरण का उदाहरण पेश करना चाहती थी, उसके वित्त मंत्री चेम्बरलिन ने मार्च 1937 में घोषणा की कि प्रतिरक्षा व्यय की पूर्ति अब केवल कर लगाकर नहीं की जाएगी। उसने इस प्रयोजन के लिए 40 करोड़ पाउंड का ऋण लेने तथा 5 वर्ष की अवधि में प्रतिरक्षा पर 1.5 अरब पाउंड व्यय करने का प्रस्ताव दिया। प्रधानमंत्री जो बाल्डविन थे, उन्होंने इन प्रस्तावों का समर्थन कर यह कह दिया कि उनका उद्देश्य आक्रमण को रोकना है। प्रत्येक देश का रक्षा बजट बढ़ रहा था और नए नए हथियारों से प्रत्येक राष्ट्र अपनी सेना को सुसज्जित कर रहा था। नौसेना और वायुसेना पर जोर दिया जाने लगा था और इस सैनिक तैयारी ने असुरक्षा की भावना को जो है जन्म दे दिया और अभी भी यही हो रहा है। प्रत्येक देश जो है अपनी जो है सेना को बढ़ाने में और अत्याधुनिक हथियारों से लैस करने में लगे हुए हैं। अब
देखिए राष्ट्र संघ की असफलता कैसे हुई। अब देखिए राष्ट्र संघ की भ्रामक शक्तियाँ और सदस्य राष्ट्रों के सहयोग का अभाव भी द्वितीय विश्व युद्ध का कारण बना। राष्ट्र संघ ने छोटे छोटे राज्यों के मामले को आसानी से सुलझा दिया, लेकिन बड़े राष्ट्रों के मामले में उसने अपने आप को जो है अक्षम पाया। अंततः उसको इस कार्य के लिए समर्थ और शक्तिशाली राष्ट्रों का सहयोग नहीं मिला, जैसे कि अमेरिका, रूस और इंग्लैंड। और ब्रिटेन और इंग्लैंड जो है ये तो चुपचाप देखते रहे जब जो है लगातार जर्मनी आगे बढ़ रहा था और दूसरे देशों के क्षेत्रों को कब्जा कर रहा था। हर निर्णायक कार्यवाही की घड़ी में शक्तिशाली राष्ट्रों ने अपने निहित स्वार्थ में हाथ खड़ा कर लिया और इस प्रकार राष्ट्रसंघ की असफलता ने द्वितीय विश्व युद्ध का मार्ग जो है ये आरंभ कर दिया। अब इसमें देखिए विश्वव्यापी आर्थिक मंदी जो है कब आई, तो प्रथम विश्व युद्ध के बाद जो है 1929-30 के काल में विश्वव्यापी आर्थिक मंदी आपके इसे जो है यहाँ पर आई हुई थी। अमेरिका में इसकी शुरुआत हुई और ये समस्त विश्व में फैल गई। इससे उद्धार का कोई रास्ता निकट भविष्य में दृष्टिगोचर नहीं होता था। अब यहाँ से भी जो सवाल बना है उसको मैं भी स्क्रीन पर लगा दूंगा, आप उसको भी देख लीजिएगा। साथ साथ में मैं आपको क्वेश्चन भी दिखाते चलूँगा जहाँ जहाँ से क्वेश्चन बने हैं, तो आप देखते चलिएगा और जो है थ्योरी को पढ़ते चलिएगा। और नोट्स अगर आप नोट्स बना रहे हैं तो पेन और कापी लेकर बैठिएगा, इसको नोट करते चलिएगा। अब 1931 में यह जो है अपने चरम सीमा पर पहुंच गया था। 1929 के शरद काल में अमेरिका से यूरोप को ऋण मिलना बिल्कुल बंद हो गया। इस संकट की प्रथम अंतर्राष्ट्रीय अभिव्यक्ति थी। और देखिए इसके बाद ही सारे विश्व में क्रय शक्ति का ह्रास हुआ, जिसके परिणाम स्वरूप कीमतों में व्यापक और अनिष्टकारी गिरावट हुई। बेकारी के आंकड़े हर देश में जो है दिन रात दुगने और चौगुने होते चले गए। अब नवीन विचारधाराओं का उदय कैसे हुआ, कैसे हिटलर का उदय हुआ, कैसे मुसोलिनी का उदय हुआ, ये भी एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है, इसको भी देखना चाहिए। देखिए प्रथम विश्व युद्ध के बाद यूरोप में नाजीवाद और फांसीवाद का जो है उदय हो गया और इन नए सिद्धांतों के आधार पर जर्मनी में हिटलर के नेतृत्व में नाजी सरकार बनी और फांसीवाद के सिद्धांत के आधार पर मुसोलिनी के नेतृत्व में इटली में जो है सरकार बनी। ये दोनों सिद्धांत राष्ट्र के गौरव और शक्ति पर बल देते थे। फलतः इन दोनों राष्ट्रों ने एक दूसरे पर आक्रमण करना शुरू कर दिया, जिससे विश्व युद्ध की परिस्थितियां जो है वो पैदा होने लगी। इन दोनों राष्ट्रों ने जो है राष्ट्रीय गौरव के लिए साम्राज्यवादी लिप्सा को ही आधार बनाया। जापान, जर्मनी और इटली अपने साम्राज्य का विस्तार करके अपनी जो है आर्थिक परेशानियों को दूर करना चाहते थे, याद रखिएगा। अब इन दोनों राष्ट्रों ने जो है क्योंकि ये फांसीवाद मानता था, ये नाजीवाद मानता था, इन दोनों ने जो है दूसरे राष्ट्रों पर जो है आक्रमण कर उनकी एक क्षेत्रफल को जो है कब्जाना शुरू कर दिया गया। और ये मत सोचिएगा कि मैंने कह दिया आपस में इन्होंने हमला नहीं किया। ये दोनों राष्ट्र जो है जापान के साथ साथ मिलकर जो है लड़ रहे थे। आगे देखिए इसका देखिए जापान ने 19वीं शताब्दी के अंत तक एक शक्तिशाली और जो है औद्योगिक प्रदेश जो है जापान बन चुका था और प्रथम विश्व युद्ध के पश्चात उसे भी जो है प्रादेशिक लाभ हुआ था, लेकिन उसके लिए उपनिवेश निहायत जो है ज़रूरी हो गया था, जिसके कारण वह अपने साम्राज्य के विस्तार के लिए कोशिश करने लगा। 1931 में उसने चीन पर हमला कर दिया और उसके एक क्षेत्र जो है मंचूरिया पर कब्जा कर लिया। तो आपसे पूछा जा सकता है कि जापान ने मंचूरिया पर कब्जा कब किया, तो 1931 में किया था। ये सवाल अभी तो बना नहीं है, लेकिन आगे बन भी सकता है, तो इसलिए आप मैं कह रहा हूँ बार कह रहा हूँ कि कॉपी और पेन लेकर बैठिएगा। जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो मैं बताऊँगा आप उसको नोट करते हुए चलिएगा। देखिए ये अभियान जो है उसका चलता रहा और जर्मनी और इटली का सहयोगी बनकर वह द्वितीय विश्व युद्ध में बर्मा इत्यादि को जीतता हुआ भारत पर भी आक्रमण करने की योजना बनाने लगा। इस तरह जर्मनी, इटली और जापान की साम्राज्यवादी महत्वाकांक्षा ने द्वितीय विश्व युद्ध को जन्म दे दिया। अब तुष्टीकरण की नीति, तुष्टीकरण कैसे हुआ? देखिए इंग्लैंड की जो है तुष्टीकरण की नीति भी बहुत हद तक द्वितीय विश्व युद्ध के लिए जिम्मेदार थी। पश्चिमी पूंजीवादी देश साम्यवादी रूस को नफरत की दृष्टि से देखते थे। वे चाहते थे कि हिटलर किसी भी तरह सोवियत रूस पर हमला कर दे, जिससे दोनों देश जो है वो कमज़ोर हो जाएं। तब वे हस्तक्षेप करके दोनों शक्तियों को जो है बर्बाद कर देंगे। इसीलिए शुरू में पश्चिम के राष्ट्र हिटलर की मांगों को स्वीकार करते रहे और इन लोगों ने देखा कि हिटलर की मांग और महत्वाकांक्षा बढ़ती जा रही है, तो अपना हाथ खींचना शुरू कर दिया। तब तक जो है बहुत देर हो चुकी थी। तुष्टीकरण की दिशा में अंतिम कदम म्यूनिख समझौता था। हिटलर ने सुडेटनलैंड पर अधिकार करना चाहता था हिटलर, और इसके लिए उसने जो है 1938 में म्यूनिख में हिटलर और मुसोलिनी मिले, जहां उसने इंग्लैंड और फ्रांस ने हिटलर के साथ जो है सुडेटनलैंड पर अधिकार को मान्यता दे दी। अब म्यूनिख समझौते में क्या हुआ था, तो म्यूनिख समझौते के माध्यम से जो है हिटलर के जो है सुडेटनलैंड पर जो इसने कब्जा किया था उसके अधिकार को जो है मान्यता दे दी गई थी। तो ये भी इंपॉर्टेंट है, इसको भी आप लोग याद करिएगा, ठीक है। आपसे पूछ सकता है कि म्यूनिख समझौता कब हुआ था, तो 1938 में हुआ था। अब देखिए 1939 में हिटलर ने पूरे चेकोस्लोवाकिया पर अधिकार कर लिया और इसके बाद उसने जो है डेजिंग बंदरगाह और पोलिस गलियारे की मांग जो है पोलैंड से की। पोलैंड इसके लिए तैयार नहीं हुआ और जिसकी वजह से जर्मनी ने जो है पोलैंड पर भी
हमला कर दिया। अब आगे देखिए युद्ध का आरंभ और घटनाक्रम कैसे चला, ये भी एक इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं और इनको भी आपको देखना चाहिए। देखिए 1 सितंबर 1939 को जैसे ही जर्मनी ने पोलैंड पर आक्रमण कर दिया, इसके साथ ही जो है द्वितीय विश्व युद्ध शुरू हो गया। ब्रिटेन और फ्रांस ने 2 दिन बाद 3 सितंबर 1939 को जर्मनी के विरुद्ध जो है युद्ध की घोषणा कर दी और रूस अपनी सुरक्षा के लिए बाल्टिक के 3 राज्यों एस्टोनिया, लेताविया और जो है लिथुआनिया पर अपना प्रभाव जमाना चाहता था। सितंबर अक्टूबर ने के महीनों में उपयुक्त तीनों देशों के विदेश मंत्रियों को मॉस्को बुलाया गया और तीनों विदेश मंत्रियों ने सोवियत संघ के पारस्परिक सहयोग से जो है संधि कर ली और इस संधि के अनुसार सोवियत संघ की उपयुक्त तीनों राज्यों में सेना रखने की अनुमति मिल गई। बदले में सोवियत संघ ने इन राज्यों को प्रादेशिक अखंडता बनाए रखने का वादा भी किया था। फिनलैंड पर अपना प्रभाव रखना रूस अपनी सुरक्षा के लिए आवश्यक समझता था और रूस और फिनलैंड में इस विषय पर वार्ता भी चल रही थी, लेकिन इसी बीच दोनों में वार्ता भंग हो गई और सोवियत संघ ने फिनलैंड पर जो है आक्रमण कर दिया। 12 मार्च 1940 को फिनलैंड ने आत्मसमर्पण कर दिया और उसी दिन फिनलैंड और सोवियत संघ में एक संधि हुई जिसके अनुसार सोवियत संघ को ये सारी सुविधाएं प्राप्त हो गई जिसको वो अपनी सुरक्षा के लिए आवश्यक समझता था। अब आगे देखिए नॉर्वे, डेनमार्क, हॉलैंड, बेल्जियम और फ्रांस पर विजय। देखिए 9 अप्रैल 1940 को जर्मनी ने नॉर्वे और डेनमार्क को हराया और इसकी सेना आगे बढ़ने लगी। जून 1940 तक बेल्जियम और फ्रांस पर कब्जा जमा लिया। 22 जून 1940 को फ्रांस ने आत्मसमर्पण कर दिया और इसी बीच इटली भी जर्मनी की ओर से युद्ध में जो है वो शामिल हो गया था। रूस पर आक्रमण कैसे हुआ, देखिए 22 जून 1941 को जर्मनी ने रूस पर आक्रमण कर दिया और एक बड़े भूभाग को अपने कब्जे में कर लिया। साथ ही साथ पुनः जर्मन सेना मास्को की ओर जो है बढ़ने लगी, मगर रूस ने उसका डटकर मुकाबला किया और जर्मनी को पीछे हटना पड़ा। जब जर्मनी को मास्को क्षेत्र अपनाने में विफलता मिली तो उसने रूस के दक्षिणी भाग पर आक्रमण करना शुरू कर दिया और अगस्त 1942 में जर्मन सेना स्टालिनग्राद के निकट पहुंच गई। अभी आपने देखा था एक क्वेश्चन आपको मैंने दिखाया था कि स्टालिनग्राद की लड़ाई जो है किसके किसके मध्य हुई थी, तो ये सवाल जो है आपका यहीं से पूछा गया था। देखिए स्टालिनग्राद के निकट तक जो है ये जर्मनी पहुँच गया था। मैं आपको सवाल भी दिखा रहा हूँ, आप स्क्रीन पर सवाल देख पा रहे होंगे और आप सवाल देखेंगे तो ये सवाल जो है वो यहीं से बना था, याद रखिएगा। जो स्टालिनग्राद की लड़ाई थी ये जर्मनी और रूस के बीच में हुई थी। अब यह युद्ध करीब जो है 5 महीनों तक चला और अगस्त सितंबर में स्टालिन ने अपनी सुरक्षा व्यवस्था का पुनर्गठन किया और रूसी सेना और नागरिकों को नए उत्साह से शत्रु को रोकने की प्रेरणा दी और आगे ब्रिटिश प्रधानमंत्री विंस्टन चर्चिल ने रूस जाकर स्टालिन को मित्र राष्ट्रों की योजना समझाई और उसकी स्वीकृति प्राप्त कर ली। तदुपरांत जो है रूसी सेनाओं ने जर्मनी के विरुद्ध प्रबल प्रत्याक्रमण आरंभ कर दिए। अंततः फरवरी में रूस की सेना जर्मनी को हराने में सफल हुई और फरवरी 1943 में हजारों जर्मन अफसरों और सैनिकों ने जो है वो आत्मसमर्पण कर दिया। अब देखिए पर्ल हार्बर का क्या एपिसोड था, कैसे ये घटना हुई थी, कैसे जो है अमेरिका द्वितीय विश्व युद्ध में शामिल हुआ था, यहाँ से ये चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी। अब देखिए जापान द्वारा पर्ल हार्बर पर हमला। अब देखिए जापान जो है इतना बढ़ गया कि जापान ने 7 दिसंबर 1941 को हवाई द्वीप पर एक इससे जो पर्ल हार्बर है यहाँ पर भारतीय कह रहा हूँ अमेरिका का नौसैनिक अड्डा था, यहाँ पर इसने जो है ज़बरदस्त हमला कर दिया और इसके कारण अमेरिका का प्रशांत महासागर स्थित बेड़ा जो वहाँ रखा गया था वो तहस नहस हो गया, जिसकी वजह से अमेरिका ने 8 दिसंबर 1941 को जापान के विरुद्ध जो है युद्ध की घोषणा कर दी थी। याद रखिएगा ये डेट बहुत इंपॉर्टेंट है, आपसे पूछा जा सकता है। तो इसके विपरीत जो है 8 दिसंबर 1941 को जो है जापान के विरुद्ध जो है अमेरिका ने युद्ध की घोषणा कर दी और उसके बाद जर्मनी और इटली ने अपने जो है अमेरिका के खिलाफ युद्ध की घोषणा कर दी और अमेरिका के युद्ध में शामिल होने के बाद अमेरिकी महाद्वीप के सारे देश जैसे जर्मनी, इटली और जापान धुरी राष्ट्र इनको बोलते थे। ठीक है, याद रखिएगा जर्मनी, इटली और जापान धुरी राष्ट्र इनको बोला जाता था और जो है फ्रांस, ब्रिटेन, अमेरिका, रूस ये सब जो है मित्र राष्ट्र के नाम से जाने जाते थे। ये जो है सभी युद्ध में शामिल हो गए। अब दूसरा मोर्चा क्या था, यूरोप में 1942 ईस्वी के बाद जर्मनी और सोवियत संघ के बीच में घमासान लड़ाई हुई। जर्मनी जो है बुरी तरह प्रभावित हुआ और जर्मनी के इस पराजय ने द्वितीय मोर्चा की महत्वपूर्ण भूमिका रही। द्वितीय मोर्चा में अमेरिका, इंग्लैंड, रूस और फ्रांस से अब ये दोनों तरफ लड़ रहा था, इसीलिए जो है ये कमज़ोर हो रहा था, इसीलिए ये जो है सोवियत जो है संघ से हार गया था। ये सब मिलकर जर्मनी को पराजित करने का प्रयास कर रहे थे और 6 जून 1944 को जर्मन सेना परास्त हो गई और इसके पहले ही इटली जो है पूर्णतः पराजित हो मित्र राष्ट्रों से संधि कर चुका था और 7 मई 1945 तक जो है ईस्वी को जर्मनी ने जो है आत्मसमर्पण कर दिया और मित्र राष्ट्रों ने जो है 1945 ईस्वी में जापान पर भीषण आक्रमण किया। अब यहाँ से भी इम्पोर्टेंट है, देखिए 6 अगस्त 1945 को अमेरिका ने युद्ध के दौरान अत्यधिक विकसित हथियार एटम बम जापान के हिरोशिमा नामक शहर पर गिराया। फलतः हिरोशिमा का नामो निशान मिट गया और फिर भी जो है इसने जो है आत्मसमर्पण नहीं किया, किसने, जापान ने। और इसके बाद जो है दूसरा भी एटम बम जो है इसको गिरा दिया गया 9 अगस्त 1945 को नागासाकी पर। तो पहला बम कहाँ पर गिरा, तो ये जो
जो है हिरोशिमा पर गिराया गया कब 6 अगस्त 1945 को, और दूसरा जो है ये कहाँ पर गिराया गया तो नागासाकी पर। अब इसके बाद जो है नागासाकी भी पूरी तरीके से मिट गया और जापान के सामने अब आत्मसमर्पण के अलावा जो है कोई रास्ता नहीं बचा था। जापान ने 2 सितंबर 1945 को आत्मसमर्पण कर दिया और इसके साथ ही जो है द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त हो गया था। अब देखिए एटम बम का जो है कहर अभी भी जारी है, उसके प्रभाव जो है अभी भी जारी हैं और अभी भी जो है वो जो है फिजिकल रूप से डिसेबल्ड ही बच्चे जो है वहाँ पर पैदा हो रहे हैं। कोई जो है गंभीर बीमारी से ग्रसित हो रहा है तो कोई जो है कोई जो है शारीरिक जो है विकृति का जो है शिकार हो रहा है। तो ये सारी चीज़ें थी, कैसे पृष्ठभूमि तैयार हुई और कैसे जाके विश्व युद्ध हुआ, ये सभी सारे आप लोग जो है समझ गए होंगे। और जहाँ जहाँ से सवाल आपसे पूछे गए थे वो सभी सवाल मैंने टाइम टू टाइम आपको स्क्रीन पर दिखाता रहा हूँ मैं, ताकि आपको फिर से पता चलता रहे कि जो है सवाल आपके कहाँ से पूछे गए थे। तो याद रखिएगा। आगे हम देखते हैं कि द्वितीय विश्व युद्ध के जो है परिणाम क्या हुए। जनधन की हानि। अब देखिए जब विश्व युद्ध होगा तो जनधन की हानि तो होगी ही, और इसमें जो है बड़े पैमाने पर, क्योंकि ये ज़मीन, हवा और पानी तीनों में युद्ध हुआ था, तो यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा जो है जनहानि हुई थी। अब इसमें जो है बहुत से जो है यहूदी मारे गए थे, क्योंकि जर्मनी ने और हिटलर ने इनको जो है मौत के घाट उतार दिया था। देखिए इस युद्ध में व्यापक जनधन की हानि हुई। यह इतिहास का सबसे विनाशकारी युद्ध था। फांसीवादियों ने यूरोप के एक बड़े भाग को बहुत बड़ा कब्रिस्तान बना रखा था और लगभग 60 लाख यहूदियों को जर्मनी ने मौत के घाट उतार दिया। ये उनको ले जाकर जो है गैस चैम्बरों में बंद कर दिया जाता था उस यहूदियों को, और उनको जो है वहाँ पर मार दिया जाता था। हिटलर का मानना था कि केवल जो केवल जो है जर्मनी के जो है मूल निवासी हैं उन्हीं को जिंदा रहने का अधिकार है, और यहूदियों और जिप्सियों को जिंदा रहने का अधिकार नहीं है। तो ये जो है ये बहुत ही बड़ी जो है व्यापक समस्या थी, और जापान पर की गई बमबारी और इससे क्षति हुई इलाके का जो है आकलन ही संभव नहीं था। इस युद्ध में जितने लोग काल कलवित हुए उसका इतिहास में कोई उदाहरण नहीं मिलता, और द्वितीय विश्व युद्ध में 5 करोड़ से अधिक लोग मौत के घाट उतार दिए गए, जिसमें 2.2 करोड़ सैनिक और 2.8 करोड़ से अधिक नागरिक भी शामिल थे। लगभग 1.2 करोड़ यंत्रणा शिविरों और फांसीवादियों के आतंक के कारण मारे गए। पोलैंड के 60 लोग मारे गए, जो कुल जनसंख्या का लगभग 20% थी। इससे भयावह नुकसान सोवियत संघ का हुआ, उसके 2 करोड़ लोग मारे गए और जो आबादी का 10वां हिस्सा था। जर्मनी के लगभग 60 लाख से अधिक लोग मारे गए और जो है जो आबादी का लगभग 10वां भाग था। मानवीय क्षति से अलग बड़े पैमाने पर भौतिक संसाधनों का भी क्षय हुआ और अनेक प्राचीन नगर जो है ये पूरी तरह से ही नष्ट हो गए। द्वितीय विश्व युद्ध की कुल लागत बहुत ऊंची थी और अनुमान के अनुसार यह लागत जो है 13 खरब 84 अरब 90 करोड़ डॉलर थी। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान तबाही के लिए नए नए हथियारों का विकास और उपयोग हुआ। इनमें सबसे भयानक था परमाणु बम। परमाणु बम का सबसे पहले इस्तेमाल संयुक्त राज्य अमेरिका ने द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान जापान के खिलाफ किया और परमाणु बम का पहला परीक्षण जुलाई 1945 में किया गया। जर्मनी तब तक आत्मसमर्पण जो है वो कर चुका था। यूरोपीय श्रेष्ठता और उपनिवेशों का अंत हो गया और द्वितीय विश्व युद्ध के बाद जो है एशिया महाद्वीप से यूरोपीय राष्ट्रों की प्रभुता लगभग समाप्त हो गई। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद भारत, श्रीलंका, बर्मा, मलाया, हिदेशिया, मिस्र इत्यादि ने स्वतंत्रता पाई और यूरोपीय श्रेष्ठता का भी अंत हो गया। कहा जाता है कि इंग्लैंड के राज्य में कभी सूरज नहीं डूबता था और द्वितीय विश्व युद्ध के बाद से वह जो है डूबने लगा था। अब ये क्यों कहा जाता था? क्योंकि बहुत सारे देशों में जो है इंग्लैंड के उपनिवेश थे और कहीं ना कहीं जो है दिन रहता था, सूरज नहीं डूबता था, तो ऐसा कहा जाता था। आगे देखिए, इंग्लैंड की शक्ति का ह्रास हुआ और रूस तथा अमेरिका की शक्ति में जो है वृद्धि हो गई। प्रत्यक्ष रूप से युद्ध में जर्मनी, जापान और इटली की हार हुई, लेकिन अप्रत्यक्ष रूप से इस युद्ध में इंग्लैंड की भी पराजय हुई। युद्ध के बाद इंग्लैंड विश्व की सबसे बड़ी शक्ति नहीं रह गया। इंग्लैंड के उपनिवेश मुक्त हो गए, इंग्लैंड की शक्ति और संसाधन सीमित हो गए और इसके बदले अमेरिका और रूस अपनी असीम आर्थिक संसाधनों के साथ विश्व की राजनीतिक शक्ति में राजनीतिक देश के रूप में उभरे। संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना हो गई। देखिए, द्वितीय विश्व युद्ध के उपरांत संयुक्त राष्ट्र संघ का जो है निर्माण कर विश्व शांति को कायम रखने की चेष्टा की गई और द्वितीय विश्व युद्ध ने शांति और अशांति के दो निर्णायक केंद्र परमाणु बमों का विकास व शस्त्रीकरण और संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना को सामने लाया, जो आज भी संपूर्ण विश्व को जो है निर्देशित कर रहे हैं। अब देखिए, कहने की बात है, आप सभी लोग जो है वर्तमान परिस्थितियों देख ही पा रहे होंगे कैसे कैसे रूस और यूक्रेन लड़ रहे हैं। इसके अलावा इजराइल और जो है इधर जो है फ़िलिस्तीन वगैरह का जो है खेल चल रहा है। तो आप सभी लोग जान ही पा रहे होंगे कि जो यूनाइटेड नेशन है वो कितना ज़्यादा अभी भी पावरफुल है और कैसे जो है युद्धों को रोक रहा है। देखिए, देखिए विश्व में गुटों का निर्माण कैसे शुरू हुआ। तो पहले विश्व की राजनीति में इंग्लैंड का छाया हुआ था, लेकिन द्वितीय विश्व युद्ध के बाद विश्व में साम्यवादी और पूंजीवादी खेमे में बढ़ गया। साम्यवादी खेमा का नेतृत्व जो है सोवियत रूस कर रहा था और पूंजीवादी खेमा का नेतृत्व जो है संयुक्त राज्य अमेरिका कर रहा था। एक गुट निरपेक्ष राज्यों के संघ के रूप में तीसरा
तीसरा खेमा भी सामने आया। वह जो है मूलतः नवोदित स्वतंत्र और विकासशील राष्ट्र थे, और पूंजीवादी राष्ट्र जो है और उनकी साम्राज्यवादी मंशा का स्वरूप भी बदल गया। अब पूंजीवादी राष्ट्र सीधे सीधे उपनिवेशों की स्थापना से बचने लगे और औपनिवेशिक देशों के आर्थिक तंत्र तक को अपने को जो है केंद्रित करने लगे। इस प्रकार जो है साम्राज्यवाद का भी स्वरूप बदल गया। अब देखिए यहाँ पर जो है आपको अभ्यास प्रश्न दिए गए हैं, तो ये मैं आपको दे दूंगा, आप उस लोग कर लीजिएगा। वैसे मैं आपको करवा ही देता हूँ। देखिए ये जो है विश्व युद्ध पहला कब प्रारंभ हुआ था, तो ये 1914 में हुआ था, आप सभी लोग जानते हैं। प्रथम विश्व युद्ध में किसकी हार हुई, तो प्रथम विश्व युद्ध में जो है जर्मनी की हार हो गई थी, बाकी इंग्लैंड और रूस और जो है इंग्लैंड की जीत हो गई थी। देखिए 1917 में कौन देश प्रथम विश्व युद्ध से अलग हो गया था, रूस अलग हो गया था, याद रखिएगा। इसके अलावा वर्साई की संधि के फलस्वरूप इनमें से किस महादेश का जो है मानचित्र बदल गया, तो किसका बदल गया, तो ये यूरोप का बदल गया था, याद रखिएगा, यूरोप का बदल गया था, तो ये सही हो जाएगा। त्रिगुट समझौता किसके किसके बीच था, तो त्रिगुट समझौता जो ट्रिपल अलायंस था, ये किसके किसके बीच था, तो ये जो है इसके बीच था, जर्मनी, ऑस्ट्रिया और जो है इटली के बीच में था, ये भी याद रखिएगा। और ट्रिपल जो इंटेंट था वो आपका किसके किसके बीच था, तो ये फ्रांस, ब्रिटेन और जापान के बीच में था, ये भी याद रखिएगा। अब देखिए द्वितीय विश्व युद्ध कब प्रारंभ हो गया था, तो ये 1939 में हो गया था। जर्मनी को पराजित करने का श्रेय किस देश को जाता है, तो ये आपको रूस को जाता है, याद रखिएगा। स्टालिनग्राद की लड़ाई में जो है इसने जो है पराजित कर दिया था। द्वितीय विश्व युद्ध में कौन सा देश पराजित हुआ, तो यहाँ पर देखिए जापान पराजित हुआ था, और इटली भी हुआ था, और इसके अलावा जर्मनी भी हुआ था, चीन नहीं हुआ था, ठीक है। तो इसमें से तो बहुत सारे देश जो है पराजित हुए थे, याद रखिएगा। द्वितीय विश्व युद्ध में पहला एटम बम कहाँ गिराया गया, तो आपने देखा कि जो है ये नागासाकी पर गिराया गया था, और इसके बाद जो है हिरोशिमा पर गिराया गया था। देखिए पहले जो है हिरोशिमा पर गिराया गया था और बाद में नागासाकी पर गिराया गया था 6 अगस्त 1945 को और 9 अगस्त 1945 को। एक बार हम देख लेते हैं, कंफर्म कर लेते हैं कि पहला जो है परमाणु बम जो है कौन से राज्य पर गिराया गया था। देखिए इसमें 6 अगस्त 1945 को कहाँ गिराया गया था, आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा। तो सबसे पहले जो है गिराया गया था हिरोशिमा पर, याद रखिएगा। अब देखिए मैंने जो है आपको ये चैप्टर जो है ख़त्म करवा दिया है, और ये जो है अगला जो चैप्टर होगा हमारा वो हो सकता है कि क्लास 10 की SCRT से हो। तो हम मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप जो है ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और अपने दोस्तों में भी शेयर करिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।